स्टार्ट करते हैं बेटा मैथ्स क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स में हम लोग सबसे पहले चैप्टर कर रहे हैं, इसका नाम है मैट्रिसेस। इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है बनाना। हम बना सकते हैं मुश्किल, बट बनाते नहीं है। बहुत मुश्किल है नहीं ये चैप्टर, सबसे सिंपल चैप्टर है। पहला चैप्टर करने का रीजन इसका यही है कि थोड़ा आसान लगता है, ग्रूव में आप आ जाते हो। मोर ओवर हम लोग सबसे पहले कैलकुलस स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम अगर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो हमें फिर कैलकुलस खत्म तक करना पड़ेगा, और दैट इज अ बिग चंक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स करेंगे कैसे? हम लोग मैथ्स करेंगे, सबसे पहले करेंगे मैट्रिसेस, फिर करेंगे डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले करेंगे मैट्रिसेस, फिर करेंगे डिटर्मिनेंट्स, फिर उसके बाद करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, और चौथा करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 पैटर्न रहेंगे, और ये हमारा करीब करीब मई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। 4 चैप्टर्स मई से फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक ये 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, जो सितंबर में जाके खत्म होगा। ठीक है, कैलकुलस में हमारा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सितंबर एंड तक कंप्लीट होगा। हो सकता है अक्टूबर के भी 10 दिन लग जाए, पर इट्स अ बिग चंक। इसके बाद बहुत छोटे छोटे 3-4 चैप्टर बचेंगे। सो मेनली कैलकुलस है क्लास 12th में, मेनली कैलकुलस है। 11th और 12th में सबसे बड़ा फर्क यही है, 11th में आपके पास हर चैप्टर बिल्कुल अलग चल रहा होता था। ये अलग, वो अलग, स्ट्रेट लाइन आ गया, कोनिक सेक्शंस आ गया, सब अलग चल रहे होते थे। यहां पे सब रिलेटेड है। पहले 4 अलग हैं ये, पर इजी हैं। इसके बाद जो कैलकुलस है वो पूरा एक ही लाइन में है, एक साथ चलेगा। ठीक, क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। असाइनमेंट में मेरी हर एक्सरसाइज में 30-40 तो मिनिमम होंगे, किसी किसी में 125-150 क्वेश्चंस भी होंगे। आज मैं आपको दूंगा असाइनमेंट्स, उसमें से आज होमवर्क भी दूंगा, करीब 50-55 क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा, पर हार्डली 1 घंटे का काम है, उससे ऊपर का नहीं है। तो 2 दिन में आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एवरी संडे वी विल हैव अ टेस्ट, टाइम 8 AM एवरी संडे, वेदर आई टेल यू अबाउट इट और नॉट। एवरी संडे वी हैव अ टेस्ट, एवरी संडे मॉर्निंग टाइम 8 AM। संडे सुबह 8 बजे हमारा टेस्ट है ही है। मतलब आज जो हम कर रहे हैं और अगली 2 क्लास में जो हम करेंगे, ये 3 क्लास का काम हमारा संडे टेस्ट में आएगा। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव टेस्ट होता जाएगा जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। तो संडे टेस्ट का टाइम है 8 बजे, और अगर कभी मुझे संडे क्लास लेनी होगी तो टेस्ट तो होगा ही, साथ में क्लास भी होगी। तो संडे टेस्ट इज एसेंशियल। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के मैथ्स इज जीरो। आपको मैं मैट्रिसेस समझाऊं, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं 2 घंटे में पूरा चैप्टर करा दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा, बट मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप 60-70% स्कोर करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस का ही खेल है सारा। जितना आप मैथ्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स सीखोगे। सेम क्वेश्चन ही क्यों ना हो, दोबारा जरूर करना है। अगर सिमिलर क्वेश्चन आया है तो ये मत करना कि यार ये तो सिमिलर था, अभी ऊपर किया है, दोबारा नहीं करते, नहीं, वो आदत छोड़ दो। जितना मैथ्स में आप क्वेश्चंस करोगे, जितनी वैरायटी ऑफ, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन में कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है, तो उसमें अप्रोच कई बार डिफरेंट लगानी पड़ जाती है। देखने में सिमिलर लगता है पर नहीं होता। तो कृपा करके होमवर्क रेगुलर चाहिए मेरे को, राइट फ्रॉम डे 1 होमवर्क मुझे रेगुलर चाहिए, और लगातार प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? और टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा, किसी भी क्लास, किसी भी उसका टॉपिक का, वॉट एवर मे बी द रीजन। ठीक, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिए, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होते क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली है एक अरेंजमेंट। मैट्रिसेस क्या है? सामने देखिए, टाइम मिलेगा लिखने का। ये अरेंजमेंट है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज और कॉलम्स। रो और कॉलम में अगर हम डाटा को अरेंज कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम में अगर हम डाटा को अरेंज करें तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। रो और कॉलम में अरेंजमेंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास मेरी एक मार्केटिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मार्केटिंग कंपनी है, शैम्पू तेल बेचता हूं मैं, ठीक है, मैं नहीं बेचता, मैंने बंदे रखे हुए, 5 बंदे रखे हुए हैं, मेरे पास 5 सेल्समैन है, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, चलो 3 ही ले लेते हैं, मेरे पास 3 सेल्समैन है, मैंने उनको 4 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, लक्स का शैम्पू, इसका तेल, उसका साबुन, कुछ भी दिया हुआ है, तो मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स दिए हुए इसको, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। अब मैं शाम को वो चारों सेल्समैन सामान बेच के मेरे पास आते हैं, पैसे जमा कराने तो आएंगे, घर थोड़ा ना ले जाएंगे। अब मैं लाले की तरह बीच में बैठ जाऊं, कॉपी में हाँ भाई कितने बेचे लिखूं, सेल्समैन 1 इसने इतना ये बेचा, इसने इतना ये बेचा, इसने इतना ये बेचा, इसने इतना ये बेचा, फिर दूसरे पेज पे लिखूं सेल्समैन 2 इसने इतना ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा। ठीक, ये तरीका है डाटा लिखने का, बट ये इंफॉर्मेटिव नहीं है। क्यों इंफॉर्मेटिव नहीं है? सपोज करो मेरे पापा जी हैं, मैं उनके गल्ले पे बैठा हूं, लिख मैं रहा हूं, आखिरी में मैंने भी उनको ही पैसे देने। अब वो आए कह रहे हाँ भाई शैम्पू कितने बिके आज, तो मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा, अरे सेल्समैन 1 ने 5 बेचे, सेल्समैन 2 ने इतने बेचे, सेल्समैन 3 ने इतने बेचे, सेल्समैन 4 ने इतने बेचे। मुश्किल हो गया, इजंट इट? सपोज करो मेरे को ये चेक करना है एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी सोल्ड हो गई, कौन सा रनिंग आइटम है, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उससे बेटर क्या रहेगा, वो डाटा पेज पे एक जगह लिखने से अच्छा मैं उसको ऐसे टेबल फॉर्म में अरेंज कर दूं। अभी बताता हूं इसका फायदा। सपोज पहला सेल्समैन आया, उसने बोला मेरे 2 प्रोडक्ट 1 बिके, 3 ये बिका, 1 भी ये नहीं बिका, ये 4 बिक गए। दूसरा आया, उसने बोला 1 2 1 7, तीसरा आया 1 3 1 8। ये डाटा बेच क्या है, ये सामान बेच क्या है वो। अब जस्ट बाय हैविंग अ ग्लैंस ऑन दिस आई कैन इजीली से दैट द प्रोडक्ट 4 इज द रनिंग आइटम, तो इसकी इन्वेंट्री में ज्यादा रखूंगा। हाउ मच इंफॉर्मेशन डू आई गेट फ्रॉम द डाटा, सारा खेल ही उसका डाटा एनालिसिस। और है क्या, आप उस डाटा से कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। मैं जस्ट बाय लुकिंग इनटू दिस मैं ये देख सकता हूं कि यार ये दोनों सेल्समैन सही काम कर रहे हैं, बेच वो भी रहा है, मतलब अगर कोई बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा तो इसका क्या लिखा होगा 1 1 0 1, तो मैं उसको स्क्रू टाइट करूंगा कि भाई क्या कर रहा है, सामान बेच के आ, तेरे को तनख्वाह फ्री की थोड़ी ना दे रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक डाटा को जस्ट देखने से हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसकी 2 तरीके से होती है, या तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हो या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। दोनों तरीके से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हो। ऐसे ये वाला डंडा मत लगा देना, मॉड वाला, ये अलग चीज होती है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स 2 तरीके से रिप्रेजेंट होती है, या तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हो या फिर आप ऐसे कर्व ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हो। यहां तक बात समझ में आती है? तो मैट्रिक्स है क्या, डाटा का अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, और उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ईदर बाय स्क्वायर और बाय कर्व्ड। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स में हम डिफाइन करते हैं उसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जैसे सपोज एक ए मैट्रिक्स है, ये है 3 4 2 -1, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। आई विल राइट इट एज 2 क्रॉस 2। ये क्या कहलाता है, ये होगा ऑर्डर। सो 2 क्रॉस 2, सपोज एक बी मैट्रिक्स है 3 1 4 7 8 9, इसके कितने रोज हैं, देयर आर 2 रोज,
इसके कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स. आई विल राइट इट एज 2 क्रॉस 3. सो जो पहले लिखा ये क्या है? नंबर ऑफ रोज. जो बाद में लिखा ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स. सो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. क्या यहां तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं. और ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स. ये जो है इसको बोलते हैं एलिमेंट. ये कहलाते हैं एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. सो इसके कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट्स. ठीक. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इफ अ मैट्रिक्स has 12 elements, then what is the possible orders? What are the possible orders of a matrix? एक मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसके क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे? तो 12 एलिमेंट्स है मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 12. मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए. मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से हो गए? पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए 1 into 12, 1 cross 12, 2 cross 6, 3 cross 4, 4 cross 3, 6 cross 2, 12 cross 1. नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप कितने हैं वो निकाल लो. फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हर एक के. जैसे सपोज मैंने बोला if a matrix has 5 elements, then possible orders are कौन कौन से हो सकते हैं? 5 एलिमेंट्स हो तो 1 into 5 और 5 into 1. दैट्स इट. 2 तो होंगे. यहां तक समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? पक्का? श्योर? दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे करते हो? ये लिख रहा हूं, फिर उसके बाद रुक जाऊंगा. आप जो मैंने लिखा है वो लिख लेना. पहले समझो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो. एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब, एलिमेंट को हम लिखते हैं हमेशा रो नंबर पहले लिखा जाता है, कॉलम नंबर बाद में लिखा जाता है. मतलब किसी भी एलिमेंट को हम लिखेंगे AIJ. आई क्या होगा उसका? रो नंबर. जे क्या होगा? कॉलम नंबर. मतलब सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है. लेट्स सपोज ये 2 क्रॉस 3 है. 2 क्रॉस 3 मतलब कितने रोज? 2 रोज. कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स. सो इस ए मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे? देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स. तो इसको लिखा कैसे जाएगा? ध्यान दीजिए. पहला एलिमेंट लिखूंगा A11, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1. सेकेंड एलिमेंट कैसे लिखूंगा? A12, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 2. ये एलिमेंट क्या होगा? A13, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 3. इसी तरह ये रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, ये क्या बन गया? A21. ये क्या बना? A22. इसी तरह ये क्या बना? A23. समझ में आया? श्योर? एक और मैट्रिक्स लेते हैं. सपोज मैंने बोला एक बी मैट्रिक्स है. ऑर्डर है इसका 3 क्रॉस 3. 3 क्रॉस 3 का मतलब कितना हुआ? कितने रोज? 3 रोज. कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स. सो देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. अभी जान के बना रहा हूं, वैसे ये बनाना नहीं होता. 1 2 3, 1 2 3. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? B11. ए लिख लो, बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा? B12. थर्ड क्या होगा? 13. ये क्या होगा?
2 1, ये क्या होगा 2 2, ये क्या होगा 2 3, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। वेरी गुड, समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है। हाँ हाँ, रो तो आई, रो हमेशा पहले आएगी, हमेशा रो इज ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी बेटा, जी एलिमेंट्स को लोअर केस में लिखते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल में, बाकी लिख कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल का मतलब कुछ और हो जाता है, उसको कोफैक्टर्स बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली एलिमेंट्स को लोअर केस में लिखते हैं जी। हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम इधर तक। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला हाउ मेनी 2x3 matrices are possible if each element is either 1 or 2। अब इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी डाल दिया मैंने। ईच एलिमेंट इज ईदर 1 और 2। पहले तो 2x3 में, 2x3 में कितने रोज 2, कितने कॉलम्स 3। देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स, राइट। देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स। अब कितने एलिमेंट्स होंगे 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6। अब ईच एलिमेंट इज ईदर 1 और 2, मतलब फर्स्ट को फिल करने के कितने वेज हो गए 2 वेज, सेकंड को फिल करने के कितने वेज हो गए 2 वेज, थर्ड को फिल करने के कितने वेज हो गए 2 वेज, फोर्थ को फिल करने के कितने वेज हो गए 2 वेज, फिफ्थ को फिल करने के कितने वेज हो गए 2 वेज, सिक्स्थ को फिल करने के कितने वेज हो गए 2 वेज। टोटल वेज कितने हुए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to power 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो गए 2 to power 6। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो क्या बोला मैंने, बोला देयर आर 2 ways to fill each element, therefore number of possible arrangements is 2 to the power 6। समझ में आ गई बात, पक्का। और देखो, सपोज मैंने बोला एक क्वेश्चन और, हाउ मेनी 2x2 matrices are possible if each element is either 1, 2 और 3। बताओ, सिंपल क्वेश्चन, कितना आंसर होगा बताओ सीधा। 2x2, 2x2 कितने एलिमेंट्स हुए 4 एलिमेंट्स हुए। हर एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हो गए 3 वेज। तो टोटल कितना होगा 3 into 3 into 3 into 3। सो टोटल कितने हो गए 3 to power 4। नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मैंने बोला हाउ मेनी 2x2 matrices can be made from such that each element is a single digit natural number with no digits repeated। अब क्या चाहिए आपको 2x2 चाहिए। कितने एलिमेंट्स हैं 2x2 में 1, 2, 3, 4।
राइट। फर्स्ट को फिल करने कितने वेज हो गए? 9 वेज। फर्स्ट एलिमेंट को फिल करने के 9 वेज हो गए। सेकेंड एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हो गए? 8, क्योंकि जो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सेकेंड एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हो गए? 8, फिर 7, फिर 6। सो टोटल कितने हो गए? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। सिंपल। समझ में आ गया? यहां तक मुश्किल तो नहीं लगा? पहले इतना लिख लीजिए। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी है तो फटाफट पूछिए, शॉर्ट में लिखिएगा, मेन पॉइंटर्स लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। आगे देखिए, पहले दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये मैंने आपको टाइप बताया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के इसके कौन से क्वेश्चन है? ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे बेटा। सेकंड टाइप के इसमें क्वेश्चन है, आपको बोला, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट a 2x2 matrix having each element aij equal to I plus j का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ दे दिया। मैंने बोला एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें ijth एलिमेंट इस फॉर्मेट में हो, जिसमें ijth एलिमेंट इस फॉर्मेट में हो। एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। ओके, ijth एलिमेंट इस फॉर्मेट में होने का मतलब, पहले तो 2x2 मैट्रिक्स का एक खांचा बना लो। 2x2 क्या होगा? जिसमें कितने एलिमेंट रोज होंगे? 2। कितने कॉलम्स होंगे? 2। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? a11, ये a12, a21, a22, राइट। अब आपको सिचुएशन क्या दी है? आपको aij दिया है I प्लस जे का होल स्क्वायर। सो अब आपको अगर a11 निकालना है, सो I की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा? 1। j की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा? 1। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4। इसी तरह a12 निकालना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। I की जगह क्या डालोगे? 1। j की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 2। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माने ये कितना हुआ? 9। इसी तरह a21, ये कितना हो गया? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 9। a22, ये कितना हुआ? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 16। गॉट इट? तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया? ये मैट्रिक्स आपका बन गया 4 9 9 16। समझ में आता है? नो प्रॉब्लम। अब ये कोई भी फॉर्मूला दे सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कैसा भी लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन ये आप करोगे, आपको बोला कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स whose aij is mod of I minus 3j। एक और करना है। इसके बाद आपको बोला कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स such that aij is e to power ij e to power ix cos jx। ठीक है, ये करिए प्लीज, पिछला लिख लीजिए और ये कीजिए, चेक कीजिए दोनों। पहले फर्स्ट देखिए, 3x3 मैट्रिक्स। सो हाउ मेनी रोज? 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स? 3 कॉलम्स। तो कौन कौन से बनेंगे? a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, देन a31, a32, a33, राइट। यही बनेंगे। अब इनमें फॉर्मूला लगाते जाइए। I की जगह 1, J की जगह 1। 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2। मॉड करेंगे कितना आएगा? 2। मॉड लगा हुआ है। फिर a12, 1 माइनस 6 कितना हुआ? -5। -5 का मॉड करेंगे कितना आएगा? 5। a13, 1 माइनस 9 कितना हुआ? -8। मॉड करेंगे कितना आएगा?
+8। फिर A21 2 - 3 कितना हुआ -1, मॉड करेंगे कितना 1। A22 2 - 6 कितना हुआ -4, मॉड करेंगे कितना आया +4। 23 2 - 9 कितना हुआ -7, मॉड करेंगे कितना हुआ +7। 31 3 - 3 कितना हुआ 0। 32 3 - 6 कितना हुआ -3, मॉड करेंगे कितना आया +3। 33 कितना हुआ 3 - 9 -6, मॉड करेंगे कितना हुआ +6। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, ये बन गई 2 5 8 1 4 7 0 3 6। गॉट इट? समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, ये सारे ये वाले लॉजिक क्लियर है कैसे करना है? ठीक, अगले वाले में देखो, राइट साइड वाला AIJ। अब मैट्रिक्स कौन सा बनना है 2 × 3, तो कितने रोज 2 रोज, कितने कॉलम्स 3 कॉलम्स। तो कौन कौन से होंगे A11 A12 A13, देन A21 A22 A23, वैल्यू डालते जाओ, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। A11 I की जगह 1 J की जगह 1, क्या बना e⁻x cos x। फिर 1 2 क्या बना e⁻x cos 2x, देन e⁻x cos 3x। ओके, दूसरे पे A21 I की जगह 2 J की जगह 1 e⁻2x cos x। I की जगह 2 e⁻2x cos 2x। फिर 2 3 e⁻2x cos 3x। क्या बन गया ये मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स बन गया e⁻x cos x, e⁻x cos 2x, e⁻x cos 3x। ये क्या बना e⁻2x cos x, e⁻2x cos 2x, e⁻2x cos 3x। गॉट इट? समझ में आ गया यहां तक? ये क्लियर? तो अभी हमने 2 बातें बताई मैंने। पहला, ऑर्डर क्या होता है वो क्लियर है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीप्लाई नहीं करना। जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर एलिमेंट को कैसे लिखते हो, ए पहले रो नंबर देन उसका कॉलम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं? मैट्रिसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के मैट्रिसेस जी बेटे कुछ कह रहे हो बेटा? ओके, मैट्रिसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहला लिखिए नल मैट्रिक्स, NULL, नल मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। स्टेटमेंट स्टूटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखी हुई है, आप सिर्फ समझिएगा। मैंने लिख के रखी है, थ्योरी नहीं लिखनी, समझ में आनी चाहिए। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, नल मतलब जीरो। ईच एलिमेंट मस्ट बी जीरो, वॉट एवर मे बी द ऑर्डर डज नॉट मैटर। कुछ भी ऑर्डर हो, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो डज नॉट मैटर, तो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका सिंपल सा क्यूट सा एग्जाम्पल, आपको बोला 0 0 0 0, इट्स अ नल मैट्रिक्स। आपको बोला 0 0 0, इट्स अ नल मैट्रिक्स। आपको बोला 0 0 0 0 0 0, इट्स अ नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसके सारे एलिमेंट जीरो, एक भी एलिमेंट नॉन जीरो अगर हो गया तो वो नल मैट्रिक्स नहीं है। मैंने क्या बोला? ईच एलिमेंट इक्वल टू जीरो। ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए? जीरो। पहला क्लियर। दूसरा, रो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, ऐसी मैट्रिक्स जो रोए नहीं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो,
कॉलम्स जितने भी हो डज नॉट मैटर. सो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम. इसका ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? 1 क्रॉस n. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3. इट्स अ रो मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड 3 कॉलम्स. मैंने लिखा 0 1. इट्स अ रो मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड 2 कॉलम्स. समझ में आई? तो पहला कौन सा बोला? नल. नल कौन सा? इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर. इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कौन सा होगा? ऑर्डर इसमें मैटर करेगा. ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स. तीसरा कॉलम मैट्रिक्स. उसमें क्या होता है? ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज. सो इसका ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? n क्रॉस 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 2 3. ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 1. ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स. और एग्जाम्पल 0 1. ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 1. ये भी क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, कितने भी कॉलम्स. कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम, कितने भी रोज. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? बेटे अभी टाइम दूंगा मैं लिखने का, समझने पे फोकस करो. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैंने बोली 1 2 3 4 5 6. 2 क्रॉस 3. इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मैंने बोला बी मैट्रिक्स एक नाम दिया 1 2 3 4 5 6. 3 क्रॉस 2. इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये जो ऊपर बना है ये भी रेक्टेंगुलर है. 3 क्रॉस 1. इट्स ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम के बराबर नहीं होते. अभी 4 पढ़े हमने. पहला कौन सा? दोबारा नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स कौन सा? जिसमें ईच एलिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, इफ ईच एलिमेंट इज 0 देन इट्स अ नल मैट्रिक्स. फिर दूसरा पढ़ा रो मैट्रिक्स. सिर्फ एक रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स. फिर कॉलम मैट्रिक्स. सिर्फ एक कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज. फिर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑब्वियसली अगला कौन सा होगा? स्क्वायर. जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाएं? नंबर ऑफ कॉलम्स के. नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाएं? नंबर ऑफ कॉलम्स के. वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. प्लीज ध्यान दीजिए. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज an equal number of rows and columns. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स बोला A 3 4 2 1. ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 2. इसी तरह मैंने एक मैट्रिक्स बोला 3 4 2 1 2 1 0 1 -1. ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3. इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यहां तक समझ में आती है? जब भी हम अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ना ये नोटेशन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का नोटेशन है, बोलने का तरीका. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 अगर मैं बोलूंगा तो इसका मतलब 1 क्रॉस 1. मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2. रेक्टेंगल में तो नहीं बोल सकता ना, उसमें फर्क होते हैं, हमें थोड़ी ना पता है दूसरे कितने. इसी तरह मैं अगर बोलूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब क्या होता? 3 क्रॉस 3. ठीक, यहां तक समझ? पहला कौन सा? नल, सारे एलिमेंट्स 0. दूसरा कौन सा? रो, एक ही रो कितने भी कॉलम्स. तीसरा कौन सा? कॉलम, एक ही कॉलम कितने भी रोज. चौथा कौन सा? रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. पांचवा कौन सा? स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एक स्पेशल टर्म डिफाइन करते हैं, उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स. ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइंड होता है. डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो. मतलब ध्यान दो, जैसे मैंने बोला एक ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33. राइट?
अब इसमें जरा नोटिस करो, ये एलिमेंट इसका रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, ये एलिमेंट इसका रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, ये तीसरा एलिमेंट इसका रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, राइट? और तो कोई नहीं है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। नहीं होंगे, बता रहा हूं, ये तीन क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल देखो, सपोज अब मैं 2x2 का लिख देता हूं। मैंने बोला A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दोनों क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ गया? ये क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। पहला पॉइंटर, डायगोनल एलिमेंट्स constitute principal diagonal of a matrix। मतलब ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नहीं होता, कहीं आप सोचो स्क्वायर है, ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, ऊना चौलबे, सिर्फ यही डायगोनल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसी तरह ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक। दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली defined in square matrices। रेक्टेंगल में डायगोनल होता ही नहीं है मैट्रिक्स में। वैसे रेक्टेंगल में डायगोनल होता है, मैट्रिसेस में भले ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, बट उसमें डायगोनल डिफाइंड नहीं होता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला A11, A12, A13, A21, A22, A23, मैंने बोला जी ये डायगोनल है, ई ना चौलबे, डायगोनल होता ही नहीं है। डायगोनल किस में होता नहीं है? रेक्टेंगल में। डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किस में डिफाइंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स क्लियर है। पहला कौन सा? नल का मतलब सारे एलिमेंट 0। दूसरा कौन सा? अपना रो, एक रो कितने भी कॉलम। तीसरा कौन सा? कॉलम, एक कॉलम कितने भी रोज। चौथा कौन सा? रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पांचवा कौन सा? स्क्वायर, स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर में क्या डिफाइंड होता है? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? जिनमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, उनका कॉम्बिनेशन, उनका ग्रुप क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यहां तक क्लियर? पहले इतना लिखो, फिर नेक्स्ट। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, डायगोनल एलिमेंट्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? सामने देखो, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। मतलब इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक ए मैट्रिक्स है, इसको लिखा 2, 3 और बाकी दोनों क्या कर दिए? 0। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। मैंने बी लिखा 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब किसके बराबर होने चाहिए? 0। सी मैट्रिक्स लिखा 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये भी डायगोनल हो गया, क्योंकि मैंने ये थोड़ी ना बोला डायगोनल 0 नहीं हो, डायगोनल कुछ भी हो। मैंने बोला नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल कुछ भी हो। ठीक है, तो नॉन डायगोनल क्या चाहिए? 0। इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं DIAG, डायग, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2, 3। तो ये सेकेंड ऑर्डर का होगा
और ये दोनों में क्या दिए हुए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे बताओ, DIAG, डायग, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखा जाएगा, 3, 4 एंड 5। मतलब ये थर्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो थर्ड ऑर्डर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 होगा, 3 0 0 0 4 0 0 0 5। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, DIAG, डायग कितना, 3 0 0। क्या ये समझ में आता है, एकदम स्प्राइट की तरह क्लियर है, पक्का। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स, अब डायगोनल कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप क्या हो गया, डायगोनल। डायगोनल का एक टाइप क्या हो गया, स्केलर। ये क्या होता है, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स which each diagonal element equal. For example 2 0 0 2, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 3 0 0 0 3 0 0 0 3। फॉर एग्जाम्पल 5 0 0 5। ये सब क्या हो गए, स्केलर। ठीक है, ये कौन से हो गए, स्केलर। तो क्या बोला एक बार सारे दोबारा, नल क्लियर, रो मैट्रिक्स क्लियर, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अगर ऐसा है मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, 0, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। और स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, वो लिख सकते हो, लिख सकते हो। स्केलर मैट्रिक्स का टाइप कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स विद ईच डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। स्केलर मैट्रिक्स विद ईच डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। तो स्केलर मैट्रिक्स है तो 1 क्रॉस 1, इसको हम नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह ये 1 0 0 1, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको लिखते हैं ऐसे I2। I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा हमेशा, ये डायरेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना, समझ में आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक छोटी सी विशेषता है, इन मैट्रिसेस 1 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब नॉर्मल अलजेब्रा में अगर आप 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वही वापस आता है, मैट्रिक्स में भी वही होता है। किसी मैट्रिक्स को आगे पढ़ेंगे, अगर मैं I से मल्टीप्लाई करूं तो वही मैट्रिक्स वापस आएगी। तो जो काम अलजेब्रा में 1 करता है, मैट्रिसेस में वो काम कौन करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो काम अलजेब्रा में 1 करेगा वो काम यहां पे कौन करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ इतना याद रख, जैसे तू 3 into 1 करती है तो आंसर 3 आता है ना, तो नॉर्मल अलजेब्रा में 1 का क्या काम होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वही चीज वापस आती है। मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स को अगर मैं I से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही मैट्रिक्स वापस आएगी। तो I वो काम करता है जो मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में 1 करता है, ठीक है। बाकी डिटेल जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगी, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल आई कहीं स्मॉल नहीं है, वही ओरिजिनल। जैसे A into I करोगे तो A आएगा, मैं लिख देता हूं। जैसे A मैट्रिक्स कोई है, इसको I से मल्टीप्लाई करोगे या I को A से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास A आएगा। ये आगे आएगा, विल डू इट लेटर। अभी मल्टीप्लिकेशन कहां सीखी आपने, सीखेंगे उसको। इतनी बात समझ में आती है। ये सारे टाइप्स क्लियर। पहला कौन सा बोलो, नल क्लियर। रो, एक रो कितने भी कॉलम, कॉलम एक कॉलम कितने भी रोज। रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कॉलम, तो क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर में होता है डायगोनल एलिमेंट्स,
डायगोनल एलिमेंट्स अगर सिर्फ हो, नॉन डायगोनल सारे जीरो हो, तो क्या हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर तो क्या कहलाएगा स्केलर। सारे स्केलर एलिमेंट्स वन, सारे के सारे वन के बराबर हो तो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आ गया। एक और, इसको बोलते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं बुक में नहीं है तो, क्योंकि अब लेवल सीबीएसई का भी बढ़ चुका है और आपने सबने या तो सीयूईटी देना है या जेई देना है, कुछ ना कुछ तो देना है। तो यू हैव टू बी अ स्टेप अहेड, थोड़ी चीजें आनी चाहिए एक्स्ट्रा। सो प्लीज हैव दो। ये कौन सा नंबर पे पहुंचे थे 8, आ जाते हैं 9th। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और 10th है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देख रहे हो जितने भी वो हैं अपना स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जितने हैं सब डायगोनल एलिमेंट से रिलेटेड है, ये भी डायगोनल से रिलेटेड है। ये क्या होता है, पहली बात करते हैं किसकी, अपर ट्रायंगुलर की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which each element below diagonal elements या below principal diagonal is 0। मतलब अगर 3x3 बना रहा हूं तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये। इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ये 3 0 जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। मतलब डायगोनल के नीचे क्या हो गया 0। वो क्या है लोअर ट्रायंगुलर, उसमें क्या होगा डायगोनल के ऊपर 0, इंक्लूडिंग डायगोनल नहीं, डायगोनल के ऊपर वाले इफ 0, इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which each element above diagonal element is 0। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 0 0 2 3 0 4 5 6, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, बाकी सारे क्या हो गए 0। ये अपर ट्रायंगुलर, बाकी सब क्या हो गए 0। समझ में आ गया, क्लियर यहां तक। हाँ बोल, हो सकते हैं ऊपर भी 0 हो सकता है, बट ये 0 0 कंपलसरी है, इसमें ये तीनों 0 होने कंपलसरी है, यहां पे कोई भी 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब एक चीज सोचो, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, वो नल मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी नहीं है, वो 1 1 1 चाहिए होता है उसमें। ठीक है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। समझ में आई बात, मुश्किल तो नहीं लगा, क्लियर, आसान एकदम। एक लास्ट पॉइंट फिर खत्म करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बिल्कुल है, 2x2 का भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे सपोज मेरे पास है ये 2x2, तेरे को अपर ट्रायंगुलर चाहिए 1 2 3, ये 0, ये चाहिए यहां पे 1 2 3, ये 0। डायगोनल के ऊपर वाले 0 चाहिए उसमें, इसमें डायगोनल के नीचे वाले 0 चाहिए। कौन से बेटा, ये भी 0, ये भी 0, कोई बात नहीं, ऊपर वाला 0 जरूरी है। ये अपर लोअर दोनों हो जाएगा, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो अपर ट्रायंगुलर भी होगा, लोअर ट्रायंगुलर भी होगा। अगर मैंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है,
ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये अब लोअर ट्रायंगुलर भी है क्योंकि अब ऊपर वाले 0 है, ये अपर ट्रायंगुलर भी है क्योंकि नीचे वाले 0 है, ये दोनों है। समझ में आ गया? क्लियर? लास्ट पॉइंट पे आते हैं आज के, इसका नाम है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस हैं। सबसे पहला, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिसेस का क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है, कंपल्सरी है। और दूसरा पॉइंट, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बराबर। मतलब सपोज करो मैंने लिखा A B C D E F बराबर लिखा 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये 2 क्रॉस 3 है, ये भी कितना है? 2 क्रॉस 3। जब ये हो जाए, ऑर्डर सेम हो जाए, तो A किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। B किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। C किसके बराबर होना चाहिए? 3 के। इसी तरह D 4, E 5, F 6। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। जैसे सपोज मैंने लिखा 1 2 इज नॉट इक्वल टू 1 2। एलिमेंट्स भले सेट थोड़ी ना है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 1 2 लिखा और ये कॉलम हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है। अगर मैंने लिखा 1 2 और यहां लिखा 2 1, अभी भी ये बराबर नहीं है। भले ही ऑर्डर सेम है बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहां तक समझ में आता है? क्लियर? आज का छोटा सा होमवर्क, आपकी असाइनमेंट बुकलेट में से एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। अभी मुझे और क्वेश्चंस कराने हैं, तब मैं बचे हुए दूंगा। फर्स्ट 20 अटेम्प्ट चाहिए मेरे को, फर्स्ट 20 मेरे को अगली क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है? समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।